स्टूडेंट का एक डाउट है कि सर सिटीज़, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क क्या है। फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स आती हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखने में शब्द लगते हैं कि जैसे जाने पहचाने से, हालांकि हमने तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ह्यूमन ज्योग्राफी कवर किया हुआ है, एक एक चीज़ हमने समझाई है, बट कोई बात नहीं, वो उधर है। ये डाउट के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं। ओके, समझिए। पहले अगर ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो सिटीज़ एंड टाउन्स को एक कैटेगरी में रख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरी कैटेगरी में रख लीजिए, तो दो कैटेगरीज क्रिएट हो गई हमारे सामने। ये इनके बीच का फ़र्क है। अब शुरुआत करते हैं। देखो, हमारे देश में इंडिया एक नेशन भी है, इंडियन नेशन, लेकिन ये नेशन ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज्ड है विद सम रूल्स एंड regulations. There are few regulations जो आपको नियंत्रित करती हैं, there are rules जिनकी पालना आपको करनी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। इन रूल्स रेगुलेशंस को बनाना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उनकी पालना करवाना, इन सब के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। There are many institutions, सिंपली समझिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को जीवित और जीवंत बनाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले इंस्टीट्यूशन होल्डर्स। सो देयर आर मैनी पदाधिकारीज, द इंस्टीट्यूशन होल्डर्स। सो इंडियन नेशन ऑर्गेनाइज्ड है इन रूल रेगुलेशंस, इन इंस्टीट्यूशंस और इन इंस्टीट्यूशन होल्डर्स के द्वारा। इनको अगर कलेक्टिवली पुकारना हो तो हम स्टेट कह सकते हैं। ये राज्य है। भारतीय राष्ट्र को ऑर्गेनाइज करने का काम भारतीय राज्य कर रहा है, इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट को ज़मीनी स्तर पर अगर देखना है किसी को कि स्टेट को कौन एक्सप्रेस करता है सर, जैसे कि आप हैं तो आप तो जीते जागते इंसान हैं। आपकी ये जो बॉडी है, आपके एक्सप्रेशन, आपके भाव ही आपको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। लेकिन आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे आपके अंदर एक टैलेंट है, टैलेंट ऑफ डांस। कैसे पता लगेगा दुनिया को? आपको डांस करना पड़ेगा, तब आपके अंदर का टैलेंट एक्सप्रेस होगा, लोगों को दिखेगा। इसी तरह से स्टेट दिखता कैसे है? स्टेट को देखने के लिए मेन तीन ऑर्गन हैं जिनके वाया वो दिख जाता है। ओके, एक आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया है, द लेजिस्लेचर। स्टेट के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर ज़मीन पे देखना हो, ढूंढना हो कहीं स्टेट, तो कहाँ दिखेगा? लेजिस्लेचर्स देख लीजिए, स्टेट दिख जाएगा। एग्जीक्यूटिव, आपको स्टेट दिख जाएगा। जुडिशरी, आपको स्टेट दिख जाएगा, है ना। एग्जीक्यूटिव को सिंपल भाषा में सरकार कह लीजिए। सरकार दो तरह से, स्थायी, अस्थायी। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब कुछ आ जाएंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे कल को आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, द ब्यूरोक्रेसी, IAS, IPS एंड ऑल द हायरार्की। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये जो तीन संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से आपको जमीन पर राज्य नजर आ जाता है, द स्टेट, द इंडियन स्टेट। ओके, तो द इंडियन नेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन स्टेट। अच्छा, इंडियन स्टेट किस मैनर में ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन नेशन को? बाय प्रोवाइडिंग द गवर्नेंस। इंडियन स्टेट गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, गवर्नमेंट जिसको आप सिंपल भाषा में क्या देते हैं? सरकार। सरकार का काम क्या है? व्यवस्था देना, गवर्नेंस देना, है कि नहीं, राज व्यवस्था। तो इंडियन स्टेट गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहा है टू ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशन। सिंपल मैनर में आप इंडियन नेशन को यहाँ समझ लीजिए, सोसाइटी। टू ऑर्गेनाइज द इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट इज प्रोवाइडिंग द गवर्नेंस। लेकिन कैसे प्रोवाइड करें गवर्नेंस? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ।
सपोज कीजिए कि मैं आपको कुछ ड्यूटीज़ देता हूँ फुलफ़िल करने के लिए कि आपको ये करना है, तो वो ड्यूटीज़ जब मैं आपको दे रहा हूँ तो उन ड्यूटीज़ में ही मेंशन्ड है ना कि क्या है ड्यूटी, कहाँ तक की है ये ड्यूटी, किस काम की है ड्यूटी। आपको मैंने ड्यूटी दी कि आप इतनी फाइल्स पर सिग्नेचर करा करके लाइए, इसी से लिमिटेशन लग गई ना आप पर कि एक्सेप्ट सिग्नेचर्स, और कुछ नहीं करना। आप फाइल का कवर नहीं चेंज कर सकते, आपको सिर्फ सिग्नेचर्स कराने हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से, और आप फाइल में कुछ लिख भी नहीं सकते, आपको सिर्फ सिग्नेचर कराने हैं। अभी अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए। चंडीगढ़ देश में एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, कैपिटल है। चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मसला चल रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को निष्पक्ष ढंग से निभाया नहीं गया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि जब हम बैलेट पेपर से वोटिंग करते हैं ना, पर्चे पर मुहर लगा के वोटिंग करते हैं, उस पर हमें कोई साइन नहीं बनाना होता। अगर ऐसा हो तो वोट रद्द हो जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा में कुछ फुटेज पाई गई है, जिस फुटेज से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैलेट पेपर के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, क्योंकि वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि हाँ, उन्होंने बैलेट पेपर सारे वेरीफाई कर लिए और वैलिड और इनवैलिड बैलेट पेपर्स डिसाइड कर दिए। तो ऐसा पाया गया कि जब वो उन बैलेट पेपर्स पर साइन कर रहे हैं, कुछ कुछ बैलेट पेपर्स पे वो साइन करने के साथ ही थोड़ा टिक लगा रहे हैं। साइन तो कर रहे हैं, हल्का सा टिक भी लगा रहे हैं, और ठीक इन्हीं टिक्स की वजह से उन्होंने बहुत सारे वोट्स अमान्य करार कर दिए थे। बहुत सारे वोट्स अमान्य करार कर दिए गए, यानी कि इनवैलिड करार कर दिए गए। और जब हम कौन विक्टोरियस है ये काउंट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 20 वोट डले और 20 वोट डले हैं तो 11 वोट पाने वाला व्यक्ति जीता, मेजॉरिटी वोटिंग। अब फर्ज करिए कि चुनाव में मैं खड़ा हुआ, मैं क्यों खड़ा हूँगा, सपोज करिए चुनाव में एक व्यक्ति ए खड़ा हुआ और बी खड़ा हुआ, तो व्यक्ति ए को 11 वोट मिल रहे हैं, व्यक्ति बी को 9 वोट मिल रहे हैं, तो ये तो तय हो गया कि ए जीत गया। लेकिन इसमें कुछ झोल हो सकता है। कैसे झोल हो सकता है? सपोज करो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये देख लिया, उसको पता लग गया, क्योंकि उसके तो सामने है ना कि किसको वोट डला है किसको नहीं। और ऐसे में मान लीजिए कि व्यक्ति ए को जो 11 वोट डल रहे थे, उन वोट में से वो 3 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दें। 3 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए उन्होंने। अब अल्टीमेटली जो व्यक्ति ए को वोट डले हैं, 11 में से बचे 8, और व्यक्ति बी को तो 9 ही डले हुए हैं। अब 9 और 8 कितने होते हैं टोटल? 17। तो अब मेजॉरिटी 20 वोटों में से 11 नहीं चाहिए, क्योंकि 3 तो इनवैलिड हो गई हैं। अब 17 में मेजॉरिटी चाहिए, तो 17 में मेजॉरिटी 9 से ही आ जाती है। व्यक्ति बी जीत गया, ज़माना बदल गया, माहौल बदल गया। वो डायलॉग एक फिल्म का, हम जब आते हैं तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर ने बढ़ा दी थोड़ी सी, देखा कि 11 है, इनवैलिड करिए 8 हो जाएंगे। ऐसा अभी आरोप है, प्रतीत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि ये फुटेज देख के लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है। हम उन्हें तलब करते हैं, उन्हें कहिए कि जल्दी पेश हों, और ये शो कॉज नोटिस है कि वो ये बताएं कि उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या, कि वो क्या बार बार CCTV की ओर देख रहे थे और टिकल मार रहे थे। कोर्ट कल को ये कह देगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है तो कोई गलती नहीं करी है, कोर्ट कह देगा गलती करी है तो गलती करी है। हम तो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं फैसला थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैटर सब जुडिस है, कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर की सीमाएं क्या थी। सीमाएं थीं कि उन्हें केवल ये चेक करना है कि वोट्स वैलिड हैं कि नहीं है, चेक करके सिग्नेचर मारिए। उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा, उन्होंने अपने आप से कुछ टिक्स लगाए। मतलब यू कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द जुरिस्डिक्शन दैट यू आर एंटाइटल्ड।
तो इस तरह से हर व्यक्ति को जब हम कोई कार्य देते हैं, हम उस कार्य को करने का एक क्षेत्र उसे देते हैं, इसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र। आप उस जुरिस्डिक्शन के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके आगे दूसरा व्यक्ति अपने जुरिस्डिक्शन के साथ खड़ा है ना। जैसे कि मान लीजिए पर्सन ए की कुछ अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी की ये सीमा है, इसके अंदर अंदर उसकी अथॉरिटी है, ये इस पर्सन ए का कार्य क्षेत्र है। क्यों है इतना कार्य क्षेत्र? क्योंकि यहीं से पर्सन बी का भी तो कार्य क्षेत्र है ना। ये उसको इनक्रोच नहीं करेगा, वो इसको इनक्रोच नहीं करेगा, इसी तरह से कार्य बांटा जाता है। तो देखिए टेरिटोरियलिटी का सिद्धांत, सीमाएं बनाना बहुत ज़रूरी होता है व्यवस्था बनाने के लिए। जब तक सीमाएं नहीं बनाई जाएंगी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। जब तक हम इस क्लास में सीमा नहीं बनाएंगे, सीमा यह यानी कि सीमित नहीं करेंगे कि मेरा कार्य लेक्चर देना है और आपका कार्य आराम से बैठ के लेक्चर लेना है, जब तक ये सीमित नहीं किया जाएगा, जब तक ये सीमा नहीं बनाई जाएगी, तब तक क्लास को कोई क्लास नहीं कहेगा। ये कुछ क्राउड जैसा हो जाएगा, क्याओस, एनार्की। कोई भी बाहर से देखेगा और कहेगा कि क्या मचा हुआ है क्लास में। ओके, सो ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करना किसकी मदद से? लॉ की मदद से। तो लॉ, कानून क्यों है? ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए। ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ मतलब कि एक व्यवस्था, मतलब सबके कार्य क्षेत्र निर्धारित हैं, सबके जुरिस्डिक्शंस डिसाइडेड हैं। तो इस तरह से भारतीय राज्य भारतीय समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, और फिर इस गवर्नेंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, और ऐसे में वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बनाता है। तो देश को एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में बांटा हुआ है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में जो पहली डिवीजन है, वो पहली डिवीजन होती है यूनियन की टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज। ओके, द यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। वो कौन है? जैसे चंडीगढ़ है, जैसे दिल्ली है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अब जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इस तरह से जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये हो गया, यानी कि गवर्नेंस एक लेवल पर, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है। इन यूनियन टेरिटरीज को अगर निकाल दें तो फिर गवर्नेंस किस मैनर में प्रोवाइड की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज कैसे निर्धारित की गई हैं? तो द नेक्स्ट यूनिट इज स्टेट्स। देश में स्टेट्स हैं, तो पूरे देश को व्यवस्था प्रदान करने के लिए, पूरे देश को प्रशासनिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने राज्यों में बांट दिया, हमने स्टेट्स में बांट दिया। इसीलिए जिन मैप्स पर स्टेट्स की टेरिटरीज दिखाई जाती हैं उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं, उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल मतलब राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था कैसे की गई? राज्यों को, राज्यों के नाम पर, राज्यों के रूप में गवर्नेंस को सीमाएं प्रदान करके, वो एक तरह से गवर्नेंस ही प्रोवाइड की गई है। ओके, जुरिस्डिक्शन तय किया गया है। तो इस तरह से पूरे देश को हमने जिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया है वो स्टेट्स हैं। यूटीज तो हैं ही, वो मैंने अलग कर दी, थोड़ी ही हैं, मेजॉरली स्टेट्स में। सो स्टेट्स आर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द नेशन, ऑफ द इंडियन स्टेट। फर्दर हर स्टेट को फर्दर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा है कि और अच्छे से काम हो सके। तो द फर्दर डिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, स्टेट्स को आगे बांटा जाता है द डिस्ट्रिक्ट्स। ये मैं मेन सी डिविजन्स बता रहा हूँ। आपने राज्यों को जिलों में बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, आगे डिस्ट्रिक्ट्स को हम बांट सकते हैं फर्दर तहसील्स में, आगे उन्हें हम बांट सकते हैं फर्दर ब्लॉक्स में। ओके, आप मेन इन डिविजन्स को समझ के चलिए। तो इस तरह से हमने हमारे देश में गवर्नेंस को टेरिटरीज प्रोवाइड की हैं। ये गवर्नेंस की टेरिटरीज हैं। गवर्नेंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, यानी कि प्रशासनिक हदें हैं ये, और प्रशासनिक हदों में उसी स्वरूप प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, PCS के एग्जाम से सेलेक्ट होता है।
तहसील लेवल पर तहसीलदार, वो भी पीसीएस के एग्ज़ाम से सेलेक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम से आईएएस से सेलेक्ट होता है। कई बारी तहसीलें एसडीएम के अधीन भी होती हैं। हाँ, वो तो डिस्ट्रिक्ट डीसी के अधीन भी तहसीलें होती हैं, मतलब मैं हर एक का रेलेवेंट ऑफिसर बता रहा हूँ। आई बात समझ में? फिर अगर पूरे स्टेट लेवल पर देखें तो चीफ सेक्रेटरी मिलेगा आपको, और वो भी आईएएस एग्ज़ाम से ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते तरक्की पाते पाते वहाँ तक पहुँचते हैं। बात समझ में आई? सो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हमारे देश के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। It is the unit to organize the nation. In which sense? This organization in which sense? In sense of governance. It is the unit to organize the governance of India at the level of the districts. जिले के स्तर पर सरकारी व्यवस्था को स्थापित किया है हमने। ओके? इस तरह से हमने सारा समाज व्यवस्थित कर दिया है। तो आज के बाद ये क्लैरिटी ऑलवेज रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, दैट्स ऑल, एक प्रशासनिक इकाई है वो। ओके? तो अब यहाँ से कहानी आती है कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज हो सकते हैं, दोनों एरियाज होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, जैसे हम जहां रहते हैं हम उसका नाम ले लेते हैं जालंधर डिस्ट्रिक्ट। तो जो जालंधर जिला है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अर्बन एरियाज भी हैं। अर्बन एरियाज के मैं कुछ नाम ले लेता हूं। एक अर्बन एरिया है द अर्बन एरिया दैट इज जालंधर। अच्छा, दूसरा अर्बन एरिया है शाहकोट, आप लोगों ने सुना होगा शाहकोट के बारे में, है ना। एक और अर्बन एरिया है दैट इज पोगपुर। जालंधर, शाहकोट, पोगपुर, ये भी अर्बन एरियाज है। सो देयर कैन बी वन, देयर कैन बी मैनी अर्बन एरियाज। नगर, तो एक जिले में नगर होते हैं, लेकिन नगर के साथ साथ ग्राम भी होते हैं, गांव भी होते हैं, ग्रामीण इलाके भी होते हैं, तो रूरल एरियाज भी होते हैं। तो जालंधर जिले में अनेक गांव हैं, चारों तरफ चले जाइए, सलेमपुर मुसलमाना है, रंधावा मसंदा है, रायपुर बल्ला है, आप चारों तरफ चले जाइए, गांव गिनते रहिए, गांव ही गांव मिलेंगे आपको। तो डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फर्दर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ जाता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ध्यान से समझो, डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज हो रही है, इसको अंडरस्टैंड करो। एक बॉडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है शहरों में, अर्बन एरियाज में, इनको आप सिंपली कहिए म्युनिसिपैलिटीज। सो म्युनिसिपैलिटीज, ओके, हम इनको लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अच्छा, और रूरल एरियाज में क्या होती हैं, सिंपल पंचायत, ये भी हैं लोकल गवर्नमेंट्स। तो देश में दो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, एक ग्रामीण स्तर पर पंचायतें और एक शहरों के स्तर पर म्युनिसिपैलिटीज। इसके नाम अलग अलग होते हैं, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है साइज़ के हिसाब से, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कहीं म्युनिसिपल कमेटी है, कहीं म्युनिसिपैलिटी है सिंपली, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप भारत में आए, द इंडियन स्टेट, उसमें द स्टेट्स, उनमें डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें तहसील्स, उनमें ब्लॉक। हम डिस्ट्रिक्ट पे आ गए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट में अर्बन और रूरल एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज म्युनिसिपैलिटीज, रूरल एरियाज पंचायत। ओके, अब जब हमने ये अर्बन एरियाज की बात की है, यहाँ से अब कैटेगरी ये 1 ओपन होती है, सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज एंड टाउन्स, तो डिस्ट्रिक्ट तो हमने समझा दिया आपको, अब शहर समझाते हैं। तो होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मैंने बताया शहर होते हैं, और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट अपने बड़े शहर से जाने जाते हैं। जैसे जालंधर डिस्ट्रिक्ट जालंधर सिटी से जाना जाता है, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा जालंधर सिटी। लेकिन जालंधर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक जालंधर सिटी स्टेशन तो नहीं है, जालंधर कैंट भी आता है ना। तो जालंधर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जालंधर सिटी भी है।
तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में अपने मुख्य शहर के नाम से ही जाने जाते हैं। गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाज़ियाबाद सिटी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, मेरठ सिटी, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध सिटी, इस तरह से अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं देश में, है ना। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर सिटी, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर सिटी, तमाम जो हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने मुख्य शहर के नाम से ही जाने जाते हैं। नहीं, शहर अलग चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट अलग चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट में शहर है, डिस्ट्रिक्ट में गांव भी हैं। ओके, तो ऐसे में शहर और टाउन क्या है, सिटी और टाउन क्या है, ये समझना जरूरी है। हमारे देश में सेंसस होता है हर 10-10 साल पर, 10-10 साल पर जनगणना होती है। जनगणना, जन आप सब, हम सब की गणना होती है, हमें गिना जाता है। इस समय आखिरी सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। आइडियली तो 2021 में हो जाना चाहिए था। 10 साल हो गए, कोरोना आ गया और कुछ हो गया, क्या हो गया राम जाने, पर राम तो हो गए। तो ऐसे में जनगणना जो है वो हो गई, हुई नहीं, 2021 में होनी थी। तो हमारे पास 2011 का ही आंकड़ा है। 2011 का ही आंकड़ा ये कहता है कि देश की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2011 का आंकड़ा कहता है। 2011 का ही आंकड़ा कहता है कि देश में 68% पॉपुलेशन रूरल है और 32% पॉपुलेशन अर्बन है। ठीक है, ये उसी तभी का डाटा चल रहा है अब तक। अब उस हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो सिटी और टाउन कैसे वर्गीकृत किए गए, कैसे बांटा गया है इनको। 1 लाख से कम जनसंख्या जिन भी अर्बन एरियाज में है आप उन्हें कहेंगे द टाउन्स। 1 लाख से कम जनसंख्या है तो टाउन्स। ओके, ये टाउन हो गए। 1 लाख से कम, ठीक है। 1 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है तो सिटी। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या है तो सिटी, 1 लाख से कम जनसंख्या है तो टाउन। तो हम सब जानते हैं टाउन छोटे होते हैं। जैसे यहाँ से जब आप जाएंगे तो अमृतसर सिटी है, लेकिन रास्ते में रैया आता है, रैया टाउन है। अभी जलंधर आप सब जानते हैं सिटी है, भोगपुर टाउन है, शाहकोट भी टाउन है, नकोदर। तो इस तरह से सिटी और टाउन। 1 लाख से कम जनसंख्या है तो टाउन है, 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या है तो सिटी है। तो जनसंख्या के आधार पर नाम आ गए, इसी आधार पर ऐसे नाम आ जाते हैं। जैसे कि सिटी है, इससे भी बड़ी कई मेट्रो सिटीज होती हैं। ओके, हम अभी उधर नहीं जाएंगे, पर जनसंख्या बड़ा आधार है जिसके बेस पे हम शहरों का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब दूसरी बात, आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए था कि सर सिटीज़ और टाउन का मुझे पता लग गया कि ये एक कैटेगरी में आपने इसलिए रखे थे क्योंकि ये अर्बन एरियाज थे। इनकी कॉमन कैटेगरी इसलिए थी क्योंकि ये शहर थे, नगर थे, अर्बन एरिया थे। दैट्स वाई मैंने इन्हें एक डब्बे में रखा था। और सर डिस्ट्रिक्ट आपने क्लियर कर दिया कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक प्रशासनिक इकाई है, उसके अंदर शहर भी आते हैं, गांव भी आते हैं। जालंधर डिस्ट्रिक्ट में सिटीज़ भी आती हैं और रूरल एरियाज भी आते हैं। तो इसलिए 2 पुलिस हैं जालंधर में। जो जालंधर सिटी को मैनेज कर रही है पुलिस, द सिटी पुलिस, उसे कहते हैं कमिश्नरेट पुलिस। लेकिन इसी जालंधर में जो गाँवों को मैनेज कर रही है द रूरल पुलिस, वो रूरल पुलिस है, वो कमिश्नरेट पुलिस नहीं है। उनके रैंक ऐसे नहीं होंगे जैसे कमिश्नरेट पुलिस के रैंक होंगे डीसीपी, एडीसीपी, ये कमिश्नरेट पुलिस का होगा। अमृतसर कमिश्नरेट, जालंधर सिटी कमिश्नरेट। लेकिन जालंधर ज़िले में ही आपके नोन में अगर कोई है लेकिन वो रूरल पुलिस का हिस्सा है तो उनकी पोजीशन एडीसीपी ना होकर के एसपी पुलिस हो जाएंगे। सिंपल। ओके, तो इस तरह से वहाँ रैंक आप ये वाले सुनने शुरू कर दो, वहाँ एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी रैंक बंद हो जाएंगे जो रूरल पुलिस में। ये रैंक कमिश्नरेट पुलिस में होते हैं। ओके, रूरल पुलिस में आप सिंपल रैंक वही सुनते हैं, वही अपना इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, है ना, एडीजीपी, डीजीपी, वो सिंपल चलता है रैंक। इतनी बात समझ आई? तो जालंधर में ही आपको एक जगह बता देता हूँ, यहाँ से सीधे जाएंगे आप तो आपको पहले इसी जीटी रोड पे, भाई शेरशाह सूरी की बनाई हुई रोड है, यहाँ से गुजरती है हमारे यहाँ से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
तो यहाँ से जाती है। तो ऐसा कहा जाता था कि ये पेशावर से पश्चिम बंगाल तक की सड़क, दिस ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने मरम्मत करा के तैयार कराई। सड़क तो प्राचीन काल से है, उत्तरापथ के रूप में जानी जाती थी। अलग अलग टोटे, अलग अलग पैचेज इससे जुड़ते थे। सड़क बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो ऐसे में ये सड़क यहाँ से गुजरती है। आप इस पे चलते जाइए, आपको एक जगह मिलेगी, जगह का नाम है मकसूदा। मकसूदा मकसूदा रोड पे ही एक पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस चौकी है। तो आप वहाँ जा कर के कंप्लेंट लिखाएंगे अगर अगल बगल की कॉलोनियों में रहते हैं ना, वो ये कहेंगे कि ये रूरल पुलिस है, ये मकसूदा चौकी रूरल पुलिस की है एक नंबर ही, एक नंबर चौकी। पर उससे थोड़ी दूर जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, वहाँ पे एक नंबर का थाना है, आप वहाँ कंप्लेंट लिखाएंगे, वो है कमिश्नरेट पुलिस। तो एक नंबर की चौकी, एक नंबर का थाना, ये वहीं से निकल के आते हैं रोज। एक में रूरल पुलिस बैठ रही है, एक में अर्बन पुलिस बैठ रही है। आपको थाने जाना है, एक नंबर के थाने में जाना है, कमिश्नरेट पुलिस उधर है। पहले ऐसा नहीं होता था, मेरा वही इलाका है, पहले हम चौकी चले जाते थे आराम से, और वो थाना सदर हुआ करता था। इस तरह से डिवीज़न थी। ओके, तो अब आपके मन में ये आ गया कि सर मेरे को क्लियर हो गया, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और ये सर अर्बन एरिया है, सिटी टाउन, और एक डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों होते हैं। तो बस अब इतना समझा दो सर कि रूरल एरिया क्या है, तो मैं भी समझा देता हूँ। हर वो एरिया रूरल एरिया जो अर्बन नहीं है। तो मन में सवाल आया कि सर अर्बन बता दो, फिर अर्बन सेंसस के मुताबिक क्या है वो जान लो। हम किस एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर करते हैं? एक तो सेंसस के मायने में अर्बन एरिया की डेफिनेशन है, और एक प्रक्रिया है कि आप नोटिफाई भी कर सकते हैं, तो वो अलग मैटर है, हम उसको इतना डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, सिंपल समझिए। सिंपल वो ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो मिनिमम पॉपुलेशन है, मिनिमम कम से कम जो जनसंख्या उठानी है आपने, वो 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम पॉपुलेशन 5000, कम से कम इतनी, है ना? नहीं ना 100 लोगों का इलाका पकड़ के अर्बन बना दिया। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 से नीचे नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, 75% वर्किंग पॉपुलेशन, वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन होना चाहिए उनका, है ना? क्योंकि एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन ग्रामीण इलाके से जुड़ा गया है ना, ठीक है? तो 5000 तो कम से कम जनसंख्या चाहिए अपन को। 75% वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में लगी होनी चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी, दुकान खोलो, वकील बनो, ट्रक बन चलाओ, कुछ करो, एग्रीकल्चरल नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल। और तीसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम जो बेंचमार्क फिगर है वो है 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए। 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व जिसे कहते हैं। ये 3 शर्तें हैं बस, आप जाओ, ये 3 शर्तें जहां पूरी हो जाए उसे शहर करार दे दो, अर्बन। कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 75% जनसंख्या कामकाजी जनसंख्या गैर खेतीबाड़ी काम में लगी होनी चाहिए, और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व। 3 शर्तें पूरी करिए, वो हो गया अर्बन एरिया। इसके बाहर रूरल एरियाज, इसके बाहर रूरल एरियाज, बस ठीक है। तो वो आपने कई बार प्रशासनिक बातचीत में सुना भी होगा कि ये शहर की हद यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से पंचायतें शुरू होती हैं, ये पंचायत है। आप ऐसा भी होता है, कॉलोनी और गांव बगल बगल में, उधर पंचायतें हैं और आप म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शनों में वोट डालते हो, वो पंचायती इलेक्शन में वोट डालते हैं, आप म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में वोट डालते हो। ऐसा भी होता है, आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ तक वो अर्बन एरिया की हद जा रही है, सिटी की हद जा रही है, उसके बाद पीछे वो ग्रामीण एरिया स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से होता है, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं वो लोग। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके घर के जस्ट पीछे, मेरे घर के पीछे वाली सड़क वही है, आपकी कॉलोनी की सड़कें नहीं बन रही, आपकी कॉलोनी तक जो सड़क आ रही वो नहीं बन रही, पीछे वाली पूरे टाइम पे बनती है। क्यों? वो आपको पता नहीं है क्यों टाइमली बनती है, आप कहते हैं इसे बना देते हैं हर बार। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो फंड आता है वो उसके वाया लगातार बनती रहती है। वो अलग बात है कि आपकी कॉलोनी जब उसी के ऊपर खड़ी हो गई है,
आपकी कॉलोनी उसी के किनारे आ गई, क्योंकि जब आपकी कॉलोनी नहीं थी, जब कुछ नहीं था, वो सड़क वहीं से गुजरती थी, गाँव को कनेक्ट करती थी। फिर धीरे धीरे कॉलोनाइजर्स ने उस सड़क के किनारे ज़मीनें एग्रीकल्चरल खरीद के उन्हें नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में बदल के वहाँ कॉलोनियाँ बना दी। लेकिन सड़क तो आज भी ग्राम सड़क योजना में ही आती है, और आपकी कॉलोनी वाली सड़क जो है म्यूनसिपाल्टी के अंदर आती, म्यूनसिपाल्टी बना नहीं रही। ये कहानी। तो कई बार आप हैरान हो जाते कि इधर भी तबाही, इधर भी तबाही, ये सड़क बहुत अच्छी, वो पता करो कौन सी सड़क है। इस तरह से यहाँ तल्लन साहब गुरुद्वारे को जाते हैं, एक रोड है, बनी रहती है, ठीक रहती है, वो बाप फाटक के आगे से वो भी लिखा, जगह जगह दूरी दूरी पे लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ऐसा करके जगह जगह लिखा है, इतने किलोमीटर का स्ट्रेच, इतनी तारीख को बनाया, इतने फंड से बनाया, ऐसा लिखा रहता है। पीले पीले रंग के, हरे हरे रंग के बोर्ड लगे रहते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि भाई गाँव शहर बगल बगल में ही बैठे हैं, लेकिन दोनों एक ही जिले में है, जलंधर जिला जलंधर है। ओके, दैट इज़ द थिंग। क्लियर हो गया? तो डिस्ट्रिक्ट तो हमें क्लियर ही हो गया, ये यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए पूरे समाज को बांटा हुआ है हमने। ठीक है, और एक जिले में गांव भी आ रहे हैं, शहर भी आ रहा है। गांव क्या है? जो शहर नहीं है। शहर क्या है? नगर क्या है? अर्बन एरिया क्या है? वो 5,000 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए, 75% जनसंख्या जो कामकाजी जनसंख्या वो नॉन एग्रीकल्चर काम में लगी होनी चाहिए, कम से कम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो हो सकती है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। वो अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया फर्दर कैसे बांटे जाते हैं? जनसंख्या ही मुख्य आधार रहेगी। सिटी कह लो, टाउन कह लो। सिटी 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, टाउन 1 लाख से कम जनसंख्या है तो टाउन। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट तो नहीं? इंजॉय करो, फिर चिल मारो बस। ओके।